नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। मुद्दे की शुरुआत करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में बताया कि 1 जून को वह तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मिलने चेन्नई जाएंगे। इसके बाद 2 जून को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से रांची में मिलेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। सीएम केजरीवाल इसके विरोध में ही विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने देश भर में गैर बीजेपी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। उधर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली कर शक्ति प्रदर्शन करेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार महारैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बनाया है, ये महारैली इसी के खिलाफ है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गैर बीजेपी शासित राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्रियों से और बीजेपी विरोधी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। केंद्र की सरकार जो दिल्ली सरकार के खिलाफ उपराज्यपाल दिल्ली के समर्थन में अध्यादेश लेकर आई है, उसी के विरोध में ये मुलाकात लगातार आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं एकजुट करके उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पहले भी कह चुके हैं कि यदि उनका ये प्रयास सफल हुआ तो 2024 के आम चुनावों से पहले ये एक सेमीफाइनल होगा, क्योंकि यदि सभी विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक हो गए तो ये सीधे सीधे बीजेपी के लिए एक बड़ी सियासी चोट होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई में विपक्षी दल एक हो पाएंगे? क्या विपक्षी दलों के लिए एक होना अब जरूरी हो गया है? हालांकि बीजेपी इसे विपक्षी दलों की मजबूरी भी लगातार बता रही है, लेकिन बीजेपी से लड़ने के लिए क्या सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना ही होगा? ये बड़े सवाल हैं। इन्हीं को लेकर आज चर्चा करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लगातार बता रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से मिलने चेन्नई जा रहे हैं। 2 जून को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। रांची में यह मुलाकात होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर यह अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। सीएम केजरीवाल इसके विरोध में ही विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने देश भर में गैर बीजेपी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली भी करने जा रही है। महारैली में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की तैयारी है। गोपाल राय ने बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने संविधान का मजाक बनाया है, ये महारैली इसी के खिलाफ है।
चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आनंद त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर सुशील शर्मा राजनीतिक विश्लेषक। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आनंद जी, आप ही के पास आऊंगा। आवाज मिल रही है आनंद जी आपको? ठीक है, डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। आज एमके स्टालिन से मुलाकात करने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, और क्या वाकई में विपक्ष के लिए अब एक होना जरूरी हो गया है? डॉक्टर साहब आपके पास आऊंगा। आज जो मुलाकात हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं दक्षिण से बीजेपी का सफाया लगभग हो चुका है, और ऐसे में अगर दक्षिण के जो राजनीतिक दल हैं वो साथ आ जाते हैं, विपक्षी दल एक हो जाते हैं, तो कितना बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय? जी, मेरा ओपिनियन डॉक्टर साहब। जी जी देखिए, आज जो मुलाकात हुई है ये स्टालिन के साथ, जी ये एक अर्थ में तो महत्वपूर्ण जरूर है, जी क्योंकि केजरीवाल साहब सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है तो थोड़ा बहुत तो जरूर इसका असर होगा जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुकाबला बहुत बड़े दल से है, जिसके मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जी जिनकी पूरे विश्व में इस समय शायद सबसे ज्यादा लोकप्रिय छवि है। जी और उसका उदाहरण आपको अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो पीएम की मुलाकात हुई थी जी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, जी तो उन्होंने पब्लिकली कहा कि मोदी जी, आपके चाहने वाले अमेरिका में इतने ज्यादा हैं और पूरी दुनिया में आपके इतने ज्यादा चाहने वाले हैं जी कि मुझे आपसे ईर्ष्या होती है, जी और आप भी मेरे लिए एक आइकॉन है, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ दें। जी तो देखिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का सबसे पावरफुल आदमी जी प्रधानमंत्री मोदी जी का इतना बड़ा भक्त जैसा है, जी तो उस जैसी शख्सियत को, जिसके दम पर आप कह सकते हैं कि पिछले 9 साल में भारत ने अनगिनत सफलताएं, ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, जी वो जीवन का चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो स्पेस साइंस हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है एनी एरिया ऑफ लाइफ यू टेक, तो जी उनके सामने जब ये दल स्वार्थ के साथ जुड़ेंगे एक दूसरे से, जी तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी। लेकिन बात यह है कि चुनौती तो जरूर है। जब दो विपक्षी मिल जाते हैं, तो कहावत है ना कि बहुत सारे कुत्ते जब एक साथ मिल जाते हैं तो शेर को भी तकलीफ तो पैदा कर ही देते हैं। जी आनंद जी आपके पास आऊंगा। बिहार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर जिस दिन पहुंचे थे, तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये सेमीफाइनल होगा। अगर अध्यादेश के विरोध में सभी जो विपक्षी दल हैं वो एक हो गए, तो बीजेपी के लिए और सभी राजनीतिक जो विरोधी दल हैं बीजेपी के, उनके लिए ये सेमीफाइनल ही होगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से इस प्रयास में कामयाब हो पाएंगे? एक दूसरा, क्या एक मंच पर जो महारैली करने जा रही है आम आदमी पार्टी, आ पाएंगे विपक्षी दल के सभी नेता? देखिए, मेरा ऐसा समझना है, मानना जी भी है कि अरविंद केजरीवाल का जो अतीत रहा है, जी वो आज उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। जी अतीत में उन्होंने जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं और जी राजनीतिक नेता रहे हैं, जी उनके अलावा अतिरिक्त उन सबको उन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था, जी कदाचारी बताया था, बेईमान बताया था, और यहाँ तक कहे थे कि इनके साथ मैं किसी भी तरह का राजनीतिक रिश्ता नहीं रखूंगा। ठीक है अब आज वो संकट में है, जी तो वो
लोगों के पास जा रहे हैं। जी तो जब वो जाते हैं तो जो लोग आज संकट में नहीं हैं, जी वो उनको कोई भाव और तवज्जो देने को तैयार नहीं है। ठीक है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो बृहद स्तर पर जो विपक्षी एकता की उम्मीद है जी देश में 24 के लिए, उसमें अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े रोड़े के तौर पर उभर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं चाहेंगे कि वो कांग्रेस के अम्ब्रेला के साथ जुड़े या कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आए, जी और कांग्रेस उनको लेना भी नहीं चाह रही है। जी अब ऐसी परिस्थिति में वो एक अलग गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जी जिसमें उनको ऐसे लोगों का सहयोग मिलता हुआ अभी नजर आ रहा है जी जो कांग्रेस के साथ जुड़ने में से हिचक रहे हैं। जी तो ऐसे लोगों में है ममता बनर्जी हैं, जी भारत राष्ट्र समिति के केसीआर हैं। जी ये लोग दो प्रमुख लोग हैं। जी और एक पवार साहब हैं, उद्धव ठाकरे हैं, जो अभी सत्ता में तो नहीं है किसी भी स्तर पर, लेकिन इन दोनों का अभी कुछ परिस्थितियां तय नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ ही रहेंगे या कांग्रेस से अलग जा सकते हैं। जी इसलिए वो अरविंद केजरीवाल के साथ मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं। जी बाकी रही नीतीश कुमार की इच्छा, तो वो मैं पहले कहा हूं कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस से अलग हट करके दुनिया देख रहे हैं। जी तो इसलिए वो केजरीवाल के साथ इस मुद्दे पर सहयोग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब चुनावी एकता की बात आ रही है तो उस चुनावी एकता में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े बाधक बनेंगे, जो कांग्रेस के नेतृत्व में विरोधी एक हो सकते हैं उसके लिए। लेकिन आज की जो मुलाकात है स्टालिन से, जी वो एक रस्मी मुलाकात है जी कि केजरीवाल को ये लगता है कि हर किसी के पास जाओ और उसे भ्रमित करो। कांग्रेस डीएमके और कांग्रेस का समझौता है, अच्छा चल रहा है, जी लेकिन केजरीवाल उसमें कुछ अपना अपना थॉट डालना चाहते हैं। ठीक है। और ये देश को दिखाना चाहते हैं कि उनको अपार समर्थन मिल रहा है जी इस मुद्दे पर, जबकि खुलेआम कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी जो राज्यसभा में है, जी वो उनको राज्यसभा में समझौता समर्थन देने से लगभग मना कर चुकी है। ठीक है। नवीन पटनायक ने मना कर दिया, जगन मोहन रेड्डी ने मना कर दिया। जी फिर क्या ताकत बचती है अरविंद केजरीवाल की ठीक है। कि राज्यसभा में वो किसको एकत्रित करना चाहते हैं, और देश के सामने क्या वो एक अलग फ्रंट जो कांग्रेस का भी विरोध कर रहा हो और भाजपा का भी विरोध कर रहा हो, उसको जोड़ने की एक कवायद इस अध्यादेश के मसले पर करना चाहते हैं और उसके मुखिया के तौर पर स्वयं को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। जी लेकिन मैंने कहा ना, उनकी जो अतीत की राजनीति रही है वो उनके रास्ते की आज के समय में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आनंद जी ने कई अहम बिंदु रखे हैं, लेकिन इस बीच एक सवाल ये भी है कि क्या विपक्षी एकता विपक्षी दलों के लिए जरूरी है या मजबूरी है? क्या बीजेपी से लड़ने के लिए कोई भी राजनीतिक दल आज के दिन पूरी तरह से सक्षम नहीं है? यही वजह है कि सभी जितने भी विपक्षी दल हैं उनको एक होना ही पड़ेगा, इस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां नजर आ रही हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है मुझे। ब्रेक के तुरंत बाद वापस लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष एक हो पाएगा? डॉक्टर साहब, आपके पास आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले, जैसा कि आनंद जी बता रहे थे कि अभी राह इतनी आसान नहीं है, ना ही केजरीवाल के लिए और ना ही विपक्षी दलों के लिए। क्या लगता है आपको 24 से पहले ये एकता बन पाएगी? देखिए, जो वर्तमान हालात हैं, आपने पूछा था कि मजबूरी है या जरूरी है। बिल्कुल। मुझे लगता है दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। जरूरी इसलिए है क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल है, जी और मजबूरी भी इसलिए है क्योंकि उनके अस्तित्व का सवाल आ गया है। जी अब आप देखिए, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, जी कांग्रेस की सरकार है 3-4 राज्यों में, ठीक है। और केजरीवाल की सरकार है 2 राज्यों में। जी
अब बाकी जो क्षेत्रीय दल हैं वो ज्यादातर साझे के साथ सरकारों में चल रहे हैं। जी अपना खुद का अस्तित्व शायद अपने प्रदेश में भी दो चार दलों को छोड़कर बाकियों का नहीं है। जी तो जो क्षेत्रीय दल अपने राज्य में भी सरवाइव करने में मुश्किल कर रहे हैं, जी मुश्किल इनको हो रही है, उनको माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विराट व्यक्तित्व के सामने तो मतलब उसकी आंधी में उड़ जाएंगे, ऐसा माना जाता है। जब तक कोलैबोरेशन में नहीं होंगे तब तक बड़ा मुश्किल रहेगा। और कोलैबोरेशन दो सबसे बड़े दलों में होता दिख नहीं रहा। हम्म वो दो सबसे बड़े दल विरोध में जो हैं कांग्रेस और आप पार्टी। कांग्रेस को पता है कि कांग्रेस का सारा वोट, सारा जनाधिकार आपने खाया है, जी और अब ऐसे में आपको गले लगाने का मतलब है जनता में बहुत गलत मैसेज जाएगा। ठीक है। और ये संभावना है कि आप कुछ राज्यों में और कांग्रेस का जनाधिकार खा जाए, क्योंकि आप तो पॉपुलर पॉलिटिक्स में बहुत अग्रणी हैं, जी रेवड़ियां बांटने में माहिर है। और क्योंकि दिल्ली देखिए देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला एरिया है, सारी कंपनीज के ऑफिस यहाँ हैं, जी तो वहाँ रेवेन्यू फ्री में आता है, उनको मेहनत तो कुछ करनी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करना, कोई बिजनेस डेवलपमेंट के लिए आपको स्कीम नहीं देनी, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर आधा जीएसटी आपको मिल जाता है। जी तो इसलिए दिल्ली अभी चल रही है। पंजाब में जी देखिए मुसीबतें आनी शुरू हो गई हैं। डे वन पे जब इन्होंने सरकार बनाई थी उसी समय इन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपए दो, हमारे पास सरकारी कर्मचारियों को देने को पैसा नहीं है। जी क्योंकि वहां रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको बिजनेस मॉडल डेवलप करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना पड़ेगा। दिल्ली में तो केंद्र सरकार की योजनाओं का इनको स्कीम मिल रहा है जो ऑलरेडी पहले से वहां पर एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए सुकून से चला रहे हैं। तो अब क्या होगा, किसी भी राज्य में जाएंगे सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे। बीजेपी से भले जीते या ना जीते, गठबंधन में अगर चले गए तो कांग्रेस का ही वोट बैंक खाएंगे। तो अब देखिए दोनों बड़े दलों में समझौता होना नहीं है। और अभी हमारे माननीय साथी त्रिपाठी जी ने बताया कि ये इनके पुराने कर्मों का फल सामने आ रहा है। तो दोनों ही बातें हैं, मजबूरी भी है और जरूरी भी है। तो ये देखना बड़ा रोचक होगा कि आगे क्या होता है 2024 में, जनता किसका साथ देती है। जी ठीक है आनंद जी, ये बड़ा गंभीर सवाल है। कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक साथ आना, ये किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक रूप से अगर बात कर ली जाए, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधे तौर पर राजनीतिक लड़ाई रही है अभी तक। आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, आप हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, आप उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, आप पंजाब का उदाहरण ले लीजिए। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस आ जाती है तो कैसी तस्वीर आपको नजर आ रही है? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर साथ आते हैं तो उससे अगर किसी को लाभ होगा तो आम आदमी पार्टी को होगा। जी कांग्रेस को कोई लाभ होने नहीं जा रहा ठीक है। राजनीतिक रूप से। आम आदमी पार्टी का वोट ऐड नहीं होगा कांग्रेस के लिए, जी क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास वोट है ही नहीं है जी देश के बहुतायत हिस्सों में। देखिए, पंजाब दिल्ली के बाद उनके पास सबसे ज्यादा वोट मिला उनको गुजरात में। जी ठीक है, अब वो भी जो कहने को सबसे ज्यादा है वो भी 4-4.5% का वोट है। जी मतलब पंजाब और दिल्ली के बाद जो उनका सबसे बड़ा वोट शेयर है वो 4-4.5% का है। जी तो वो ऐड क्या करेंगे कांग्रेस को? वो कांग्रेस से लाभ लेंगे। कांग्रेस क्यों चाहे कि कोई भी जो पार्टी जो उनकी कीमत पर लगातार आगे बढ़ रही है जी उसे वो और स्ट्रेंथन क्यों करें? एक राजनीतिक दल के रणनीतिकार के तौर पर अगर मुझे ये सोचना पड़े, विचार करना पड़े, निर्णय लेना पड़े, तो मैं तो कभी इस निर्णय के समर्थन में नहीं जाऊंगा जी कि मेरी ताकत से मेरा विरोधी ताकत पाए। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का सामंजस्य तो मुझे बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है देश में कहीं भी। हाँ, अगर कांग्रेस के अम्ब्रेला के तहत आम आदमी पार्टी आने को रेडी हो जाए जी और एक जो बड़ा गठबंधन कांग्रेस चाह रही है, जिस तरीके से, जैसे कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस को कि आप 550 लोकसभा सीटों में से 250 लोकसभा सीट पर आप लड़ जाइए, बाकी अन्य दलों के लिए छोड़ दीजिए। कांग्रेस इस पर तैयार होगी, लेकिन वो सीटों का जो
नंबर है जो बाकी लोग कह रहे हैं वो उसे 350 तक ले जाना चाहिए। जयराम जी का बयान आपको याद होगा ही कि उन्होंने कहा था कि हमारा यूपीए तैयार है, जो आना चाहे स्वागत है, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये तो मैं कई बार हम लोग कह चुके हैं। बिल्कुल। अगर उसके बावजूद भी कांग्रेस विरोधी जैसे नीतीश कुमार है, क्या नाम से महाराष्ट्र में शरद पवार हैं, इन लोगों ने जो कांग्रेस के सामने एक वो रखा है नीतीश कुमार के जरिए कि आप 250 सीटों पर कांग्रेस लड़े अकेले, हम उसका सहयोग करेंगे, या जो भी क्षेत्रीय दल होंगे वहां उसका सहयोग करेंगे। बाकी सारी लगभग 300 सीटों पर कांग्रेस विरोधी दलों बाकी दलों का सहयोग करे। ठीक है। तो कांग्रेस इस पर तैयार नहीं होगी। कांग्रेस इस 250 को 350 से 350 ले जाना चाहेगी। अगर बाकी विरोधी दल इस पर राजी हैं तो कांग्रेस के अम्ब्रेला में आएंगे, और आप इस पर कतई राजी नहीं है तो आप उसके अम्ब्रेला में नहीं आ रही है। तो बाकी नीतीश कुमार तो कांग्रेस के साथ जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके सोच में इसके अतिरिक्त कोई और गठबंधन है नहीं। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। आवाज मिल रही है डॉक्टर साहब आपको? जी हाँ, आ रही है। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका। कैसे देखते हैं 2024 की जो लड़ाई है वो कितनी आसान और कितनी मुश्किल रहेगी इन परिस्थितियों में? देखिए 2024 वास्तव में बड़ा रोचक मुकाबला होगा जी, क्योंकि केजरीवाल जी के दंश से पीड़ित कांग्रेस को हिमाचल में एक लाइफ सपोर्ट मिला है और रिजुविनेट हो गई है कर्नाटक से जी। तो अब क्रेडिट भले ही वो राहुल जी की यात्रा को दे रहे हों, ठीक है, लेकिन क्रेडिट थोड़ा सा डीके शिव कुमार को जाता है, उनकी मेहनत को जाता है। और बीजेपी में कुछ लापरवाहियां हुई हैं, उनकी वजह से वहां बीजेपी ने अपनी सीट खोई है। मगर बीजेपी जिस किस्म की पार्टी है, वो अगर 5 पॉइंट की गलती करती है तो अगले चुनाव में वो 50 पॉइंट की तैयारी के साथ दोबारा मैदान में उतरते हैं, क्योंकि वो सारे साल मेहनत करने वाले लोग हैं। ये सीजनल पॉलिटिशियन, सीजनल लोगों की तरह नहीं कि सीजन आया तो तैयारी शुरू कर दी एग्जाम से 2 दिन पहले। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो काम भारत ने किए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, वो इतने बड़े काम हैं कि कोई भी जिसको अगर पता लग जाए, आम आदमी को भी, कि भाई इस सरकार ने ये काम किया है, तो सीधे सीधे वो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने को तैयार हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।